सारिका जी, पहले मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में है और जमकर आरजेडी पर और कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है। कहा लालटेन जलाएंगे और हाथ यानी पंजा जो है पैसा छीन लेगा। नहीं, बिल्कुल रुबिका जी, मैं सुन रही थी प्रधानमंत्री जी की भाषण को। काफ़ी लेट पहुंचे हैं और वो बोल रहे थे और कुछ नया तो बोला नहीं उन्होंने। वो बोल रहे थे कि घुसपैठियां होने नहीं देंगे। तो एक तरह से वो बता रहे थे कि 20 साल में उन्होंने बिहार में घुसपैठियों को पूरी छूट दे रखी थी। बिहार जाइए, बस जाइए। 2-3 चुनाव तो वो लोग घुसपैठियों के बल पे ही जीत करके आए हैं और 2025 उनको बहुत भारी लगने वाली है। वो पूरी की पूरी बात जो है प्रधानमंत्री जी ने आज मंच के द्वारा कह दी। कई लुभावने उन्होंने वादे भी किए, जैसे उनकी आदतन रही है। पिछले बार भी वो आए थे तो कहते थे ये चीनी मिल खुलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लेकिन किया उन्होंने तो कुछ नहीं। 20 साल में भाजपा की सरकार है, जदयू की सरकार है बिहार में, फिर भी प्रधानमंत्री जी को आ करके बिहार वासियों को इतने वादे करने पड़ रहे। मतलब बिहार वासी तो पूछ रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री जी आपने जो कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, कितनी दिए आपने? आज भी सड़कों पे नौकरी के लिए प्रदर्शन करने वाले छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई। 2 दिन पहले भी प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज हुई, उसके 2 दिन पहले भी प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज। और ये वो कोई बच्चे वही थे जिन्हें संविदा पे नौकरी दी गई और बाद में उनकी नौकरियों को छीनी जा रही है। 2025 से पहले यानी 20 साल के ही अंदर प्रधानमंत्री जी के सारे पोल जो है ना वो खुल गए हैं। मतलब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है सारिका जी, हम समझ आज आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार ये 2025 में आप लोग पूर्णतः सरकार बनाने वाले हैं। एकदम आप सरकार बनाएंगे, आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं? देखिए, मोदी जी की झूठ के बाद हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। जो मोदी जी कहा करते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, उसी खून और पानी को मिला करके प्रधानमंत्री जी ने कल पी लिया दुबई में। भारत और पाकिस्तान का मैच खिला करके सिंदूर की गाथा गा रहे थे। भाई माता और बहनों की सिंदूर रगों में दौड़ रहा है। सवाल पूछा है सारिका जी, ऐसे मत कीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब मान ही नहीं रखा। अरे जो मणिपुर 2 सालों से मैं आपसे आपकी जीत की बात कर रही हूँ। मैं कॉन्फिडेंस बता रही हूँ। सारिका जी सुनिए तो, मैं कह रही हूँ, सुनिए ना, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, आपकी लकीर लंबी करने की बात कर रही हूँ ना। आप वापस लौट कर मैं कह रही हूँ यू आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। इस बार आपको लग रहा है कि ना झूठ का प्रपंच चलेगा, ना बातचीत चलेगी, ना भाषण चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा, आप जीत जाएंगे, है ना? राइट? महागठबंधन की जीत है। सीएम कौन होगा? देखिए रुबिका जी, बिल्कुल 110% हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि लोकतंत्र की जननी बिहार है और जो इन्होंने 20 सालों से किया, कौन होगा? इस बार तो बिल्कुल ये जनता जो है ना उनको करने नहीं देगी। और सीएम तो भाई निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी होंगे। तो राहुल गांधी ये कहने से कतरा क्यों रहे हैं सारिका जी? हम सबको इस बात का एहसास है तो राहुल गांधी ने बड़े भाई की भूमिका आरजेडी की है। ने ये कहा कि भाई कह क्यों नहीं रहे हैं? राहुल गांधी ने तो ये भी तो नहीं कहा ना कि भाई क्यों नहीं होंगे तेजस्वी यादव जी। नहीं वो अरे कहना नहीं, कहने की आवश्यकता क्या है? तेजस्वी यादव ने क्या कहा? एक तो मैं बाबू कहने से अब थोड़ा सा आप भी जानती, बाबू पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ जाता है कि बाबू मत कहिए। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव कहते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पर तेजस्वी यादव जी ने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने वो बयान सुना और सबने सुना है सारिका जी, उन्होंने एक परिपक्व नेता होने का सबूत देते हुए कहा कि अगला प्रधानमंत्री में राहुल गांधी को देख रहा हूं। मैं कह रही हूं राहुल गांधी ये बयान देने से क्यों कतरा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मैं तेजस्वी यादव को देख रहा हूं? रुबिका जी, मैं आपको एक बात बड़े अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि हमारे बिहार के सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं। पिछला चुनाव भी हमने उनके चेहरे पे लड़ी थी और इस बार भी आने वाली विधानसभा के चुनाव जो 2025 में होने वाली है, तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ मैं भी यही बात कह रही हूँ। इनफैक्ट आप यहाँ पर सबसे पूछ लीजिए, सब यही बात कहेंगे। राहुल जी क्यों नहीं कह रहे हैं ये बात? नहीं तो राहुल जी को कहने की आवश्यकता क्या है? राहुल जी थोड़ी ये कह रहे हैं कि सीएम नहीं होंगे तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी जी को ये कहने की क्यों आवश्यकता है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे? जब मान के चल ही रहे हैं, जब सारी चीजें तय ही है, तो तेजस्वी जी तो कह पाते हैं, राहुल जी नहीं कह पाते हैं। नहीं तो रुबिका जी एक बात बताइए ना, आप ही मुझे बता दीजिए, क्या कहीं राहुल गांधी जी ने कहा है कि सीएम जो है वो तेजस्वी यादव नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं कहा है और कोई भी हमारे यहाँ बैठे कोई ये बात नहीं कह सकता है।
तो ये अंडरस्टूड है कि सारिका जी, सीएम जो I am है not a तेजस्वी politician. यादव जी ही होंगे। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन सारिका जी, आप पॉलिटिशियन हैं, आप नेत्री हैं, आप नहीं, अच्छे से आप जानती हैं। पॉलिटिशियन नहीं है रूबिका जी, नहीं, लेकिन आप सुनिए, तमाम पॉलिटिशियंस को कवर करती हैं। एब्सोल्युटली तो मुझे सारिका जी, लगता है मैं आपका वही तो कह अनुभव रही जो हूँ, है ना, देयर इज समथिंग एक- कॉल्ड एज एक- बिटवीन द लाइंस, समथिंग कॉल्ड एज बिटवीन द लाइंस। तो एक रूबिका राजनेता जी, बहुत अच्छे से रूबिका जी, समझ जाता है आप- कि कहाँ पर मेरी हामी है, कहाँ पर मेरा संचय है, किस बात को मैं टाल सकता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, कईयों मर्तबा पूछा जाता है। और राहुल गांधी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तो आप लोगों का स्ट्राइक रेट देखा। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 144 पर चुनाव लड़ती है, 75 पर जीतती है, 52 स्ट्राइक रेट रहता है। कांग्रेस 70 पर लड़ती है, 19 जीतती है, सबसे निचला स्ट्राइक रेट 27 रहता है। सीपीआई से भी कम स्ट्राइक रेट, सीपीआई-एम से भी कम स्ट्राइक रेट, और यहाँ बाकी सारों को तो मैं तुलना चलिए खैर कर ही नहीं रही हूँ। फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस ऐसा कि वो ये नहीं कह पाते हैं हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। तुहिन जी, आप पहले सारिका जी की बातों का जवाब दीजिए और उसके बाद मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाती हूँ। नमस्ते रूबिका जी, सबको नमस्ते। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, देखिए आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूर्णिया जो कि सीमांचल में आता है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वो एक ऐसा इलाका है जिसको ये लोग जो हैं इलीगल माइग्रेंट्स का गढ़ बनाना चाहते थे, उसको हमने वहाँ पर भी अपने विकास के मॉडल को स्थापित किया। एयरपोर्ट से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आ रहा है, 4 नए ट्रेन आ रहे हैं। और जब जब ये लोग ये मंजर देखते हैं, उनके लिए बॉर्डर खोल रखा था क्या? जब ये लोग ये मंजर देखते हैं, इनको भी पता चल जाता है कि बिहार लालटेन के युग में कभी वापस नहीं जाएगा, और इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ती जाती है। अब मैं आता हूं सारिका जी की बात पर। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है बिहार का अपमान कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा तेजस्वी यादव और आरजेडी का भी अपमान कर रही है। सबने देखा है, जब राहुल गांधी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, उन्होंने बात ही बदल दी। पूरे 2 महीने में ये जो एसआईआर का मामला जो राहुल गांधी ने उठाया है, सबको पता है कि केवल और केवल अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया है। पिछले 4 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो किसी इलेक्शन में 10% क्रॉस नहीं कर पाई है। 2015 में इनको 0 सीटें मिली थी। 2020 में इनकी 51 सीटों पर आप लोगों का चेहरा तो नीतीश बाबू ही रहेंगे ना। जमानत जब्त हो गई थी। तुहिन बाबू, ऐसा तो नहीं है कि नाम ले रहे हैं आप नीतीश बाबू का और अंडर द टेबल काम कहीं किसी और नाम पर हो रहा है? आपको कोई संदेह है रूबिका जी? इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ। बड़े स्पष्टवादी लोग हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ संदेह है, इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ। ही नेतृत्व में हाँ। नीतीश बाबू नहीं, आप पिछली बार देखिए ना, 2020 में क्या हुआ। जेडीयू को लगभग 45 सीटें मिली थी, हमें 75 सीटें मिली थी। नीतीश बाबू ने तो कभी उस समय इंटरेस्ट भी नहीं जताया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तब भी हमने कोएलिशन धर्म को निभाया। तो ये शक की गुंजाइश ही नहीं उत्पन्न होती है। हम कोएलिशन धर्म निभाते हैं, और ऐसा धर्म आपने निभाया कि वो आपका साथ हाथ छोड़कर चले गए। तो इन बाबू मत भूलिए, ऐसा भी धर्म मत निभाया कीजिए कि जितवा ले आप इधर और मलाई दे दे उधर। रूबिका जी वापस आए इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिहार को कोई आगे ले जा सकता है तो मोदी जी ले जा सकते हैं, और बिहार को कोई लूटता है तो केवल आरजेडी लूटता है। 2 बार गए, भागकर आए वापस, नहीं निभा पाए, और अब बार बार कहते हैं कि अब दोबारा नहीं करेंगे ऐसी गलती। हाँ, और तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या वैल्यू, हमारी बातों का कितना आप भी कितने मासूम है ना। जितनी बार वो दो बार पलट गए, वापस आए, और आपने जो बाहें खोली हैं अपनी, यहाँ दिल्ली से लेकर बिहार तक जो बाहें खोली है कि आ गले लग जा, मतलब आप भी पीछे नहीं हटे अपने मोहब्बत का इजहार करने में। लेकिन हर्षवर्धन जी इस मामले में एक सेकंड, तुहिन बाबू देखिए, फिर जब ये राजनीति वाला हम्माम आता है ना, तो इसमें आप जानते हैं फिर सबके सब जो है एक सरी के नजर आते हैं। देन देयर इज नो आइडियोलॉजी, देन देयर इज नो इफ एंड बट, वो सबके सब एक ही तरह के, एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। हर्षवर्धन जी, इसीलिए अब बड़ा सवाल ये है कि आप कोई मुद्दा ले आइए, असलियत तब पता पड़ती है जब आप सीट बंटवारे वाले चैप्टर पर आते हैं, और वहीं पर खेला शुरू हो जाता है। अब आप देखिए ना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है सर, और वहां आरजेडी का एक बड़ा लीडर दिखाई नहीं देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? 13 अगस्त की बात कर रहे हैं। देखिए, सीट बंटवारा हमेशा सबसे टफ और सबसे जिसको कहे ना कि वही चुनाव बदलता है। 13 सितंबर, हाँ सॉरी, 13 वही चुनाव बदलता है, क्योंकि चुनाव आप मुद्दों पर लड़ते हैं, पार्टियां, और आइडियोलॉजी से ज़्यादा अभी अगर साफ साफ कहें तो बड़ा क्लियर कट है कि एक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का शासन है,
जिसमें जंगल राज से बाहर ले आने की बात वो करते हैं, वो दावा करते हैं कि हमने सुशासन कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में उस पर बहुत सवाल भी उठे हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के उस सुशासन के दावे पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोग फिर तुलना करते हैं और फिर वो लालू जी के राज वाला, जिसको नेताओं ने या किसी व्यक्ति ने नहीं, पटना उच्च न्यायालय ने जंगल राज कहा था, वो लोगों को याद आता है। आज पूर्णिया की रैली में भी प्रधानमंत्री का फोकस उसी बात पर। और देखिए रुबिका जी, एक तो अच्छी बात है, हम लंदन का दृश्य अभी देख रहे हैं, फ्रांस का दृश्य अभी देख रहे हैं, हमारे यहां भी बहुत कुछ देख रहे हैं। हम भारत के लोग घुसपैठियों से बहुत त्रस्त हैं, हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। सीमांचल में वो ये हो या फिर देश के दूसरे हिस्से में हो। 70 के दशक में इंदिरा जी ने कहा था कि हमें सूझ नहीं रहा, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री ने उसको हेड ऑन ले लिया है, प्राथमिकता में उनकी आ गया है, और वहां से जब जाकर वो कहते हैं तो इसका मतलब है सवाल लेकिन उठेगा। जो सारिका पासवान पूछ रही कि 20 साल से तो घुमा फिरा के 4 साल छोड़ दें, तो आप लोगों की सरकार है, निश्चित तौर पर सरकार है, और इसीलिए जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब आप उसको रोकने का कौन सा फार्मूला लाते हैं। और 14 के पहले तो यूपीए की सरकार थी ना, ठीक है, 2005 से 14 भले ही बिहार में सरकार थी, लेकिन केंद्र सरकार किसकी थी? और फिर वही बात है, क्या ये मुद्दा लोगों के बीच में हिट करेगा? और सीट बंटवारा अंत में जो खांचे तय हैं वहीं रहेंगे। मांझी जी हों, चिराग जी हों, या फिर उधर मुकेश सहनी या दूसरे लोग हों, कहीं और जाने वाले हैं। मांगने को तो कांग्रेस भी मिशन 90 कह रही है। लेकिन चूंकि आप मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं कन्हैया भिलारी जी, ये जो वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर की यात्रा निकली थी, जो आम अहम मुद्दे हैं, क्या वो गौन हो गए या आरजेडी जिसको मुद्दा बनाना चाह रही है? तो एक लाइन में जोड़ दूं। हाँ। ये लगता है जो राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा थी और उसके बाद तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री के तौर पर, इसीलिए तेजस्वी जी अलग से यात्रा निकाल रहे हैं क्या? अब भिलारी से जोड़ दीजिए। हाँ भाई कन्हैया जी मेरे सीनियर है, इन्होंने जोड़ दिया है, अब आप मेरे सीनियर बन के इसका उत्तर भी दे दीजिए। नहीं, देखिए, घुसपैठिया प्राइम मिनिस्टर को सुन करके कोई सरप्राइज नहीं मुझे हुआ, इसलिए कि मैं जानता हूं कि घुसपैठिया इतना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं पूर्णिया में रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टाफ रिपोर्टर 89 में। तब से उस समय भी बीजेपी को लोग घुसपैठिया का घुसपैठिया समाप्त करना है या रोकना है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये असल में प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। चुनाव है, पोलराइजेशन हो, और जब पोलराइजेशन होगा तो स्वाभाविक रूप से फायदा किसको होगा, मुझे जो लगता है कि यही है, इसीलिए। दूसरी बात, सारिका पासवान ने कोई गलत सवाल नहीं उठाया कि भाई 20 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से केंद्र में है, आप यहाँ 20 साल से हैं, और अभी भी घुसपैठिया आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, ये खतरा बने हुए हैं, तो कौन जिम्मेवार है? ज्यादा जिम्मेवार 20 साल में भी मैंने रोक नहीं पाया, 11 साल में भी रुक नहीं पाया, तो क्या मतलब है? तो मेरी जो समझ कन्हैया जी, अभी आप कह रहे थे 89 में आप पूर्णिया में थे, तब भी घुसपैठियों का मुद्दा था। 89 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो घुसपैठिया तब से इशू है। मैं जब था तो फिर तुरंत बीपीसी की सरकार आ गई थी, हाँ। क्योंकि वहां मैं बीपीसी का एक इंटरव्यू भी दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, हाँ। लेकिन तब है कि कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीपीसी, और अभी तक घुसपैठिया, मेरा कहना कि वो हाँ, मतलब तब भी घुसपैठिया था ना, तब आप कह रहे हैं तब भी घुसपैठिया, बड़ा घुसपैठिया हुआ करता था। हाँ, बहुत होता था। बीजेपी के जितना भी कार्यक्रम होते थे उसमें घुसपैठिया सब सीमांचल में एक इशू हुआ करता था। तो सर 89 से आप अंदाजा लगा लीजिए 2025 में हम लोग बैठे हैं, अब तो पूरे के पूरे गांव बस गए होंगे, और अब उस अब वो गांव खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो फिर इसमें किसी तरह की देरी क्यों होनी चाहिए? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, आ गए हैं तो अब कर लेना चाहिए। अब बचाव क्यों होना चाहिए इस बात का? घुसपैठिए नहीं होने चाहिए ना, एकदम बचाव नहीं होना चाहिए। सवाल है कि अब बात तो ये हो रही है कि घुसपैठिए आ रहे हैं, तो अब आ कैसे रहे हैं? हाँ। अभी तो सीमा पर चौकसी है, कौन चौकसी कर रहा है? एनडीए की सरकार कर रही है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो आखिर कैसे घुस जा रहे हैं? घुसना तो नहीं ना चाहिए, जो आ गए उनको भगाने की बात। ओके तोहिन जी, प्लीज इस पर 30 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड कीजिए, और उसके बाद मेरे दो और मेहमान। देखिए असम ने एक मॉडल दिया है, हमारी सरकार जो असम में, उसने एक मॉडल दिया है, कई कदम उठाए और वही हम अब हर राज्य में लागू करने वाले हैं। कुछ राज्यों में जहां हमारी सरकार नहीं है, जैसे झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, जैसे बंगाल में नहीं है, वहां नहीं हो पा रहा है, लेकिन बिहार में भी एकदम उसी तरह से, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूं, इमिग्रेंट एक्ट वहां पर जो 1950 का है उसको दोबारा इन्वोक किया गया है। सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अधिकार है कि वो बगैर किसी
बगैर किसी कोर्ट में जाए, बगैर जिसको वो मानते हैं प्रमाण के आधार पर कि घुसपैठिए, उसको बाहर निकाल सकते हैं। सर्विलेंस बढ़े हैं, एविक्शन ड्राइव्स बढ़े हैं, आधार कार्ड को सीधे सीधे एनआरसी से लिंक किया गया है। तो आगे हर राज्य जहां हमारी सरकार बनती है वहां ये सारे सख्त कदम उठाए जाएंगे। हाँ, थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लेकिन धीरेन्द्र जी, लगता है आपको घुसपैठिया अब ये मुद्दा बनेगा? देखिए, घुसपैठिया मुद्दा तो है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और ये शुरू से चला आ रहा है। और इसलिए चला आ रहा है कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है रूबिका जी, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में इतनी गरीबी है कि उसी के चलते यहाँ रोजगार पाने के लिए लोग घुस जा रहे हैं। यहाँ के सीमा सुरक्षा बल और यहाँ के सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले लोग को ये नहीं पता होता है कि ये विश्व की समस्या है। अमेरिका के गृह मंत्री तो हमारे अमित भाई शाह जी नहीं है ना, लेकिन वहां भी घुसपैठ है ना। वहां से जब डिपोर्ट किया जाता है तो यहाँ की विपक्ष हल्ला करती है। ये ग्लोबल समस्या है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल किले के प्राचीर से कहा है कि अब हम इसको दूर करेंगे, दूर करने का मतलब हो गया कि ठीक है, अगर पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता है बांग्लादेश में, तो तब तक हम डिटेंशन सेंटर में उनको रख रहे हैं, कोई गला तो नहीं रेत दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे देश के लोगों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसका गलत इस्तेमाल विदेशियों को करने दें, ये भी हम नहीं होने देंगे ना। जिस पर ये सवाल उठाते हैं कि इन लोगों को और दे सकते हैं। आज राशन की बात होती है, जब हम बिहार के लोगों को या कहीं अन्य राज्य के लोगों को 5 किलो गरीबों को मुफ्त राशन देते हैं, हम उनको 8 किलो देना चाहते हैं। लेकिन ये घुसपैठिए भी किसी न किसी कारणवश ले जाते हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ ले लेते हैं। तो हम लोगों के जीवन को और बेहतर बना सके, इसलिए बाहरी लोगों को तो मुझे बाहर करना होगा। और ये एक नेशनल मुद्दा नहीं, वो सवाल ये कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है फौरन तुष्टीकरण से जोड़ दिया जाता है, ध्रुवीकरण से जोड़ दिया जाता है, पोलराइजेशन, और फिर इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों को हो जाता है। अभी आपने कन्हैया बेल्लारी जी को सुना, यही बात उन्होंने बोली थी कि आपको अचानक तब याद आता है जब चुनाव सर पे होते हैं। इतना बड़ा देश है रुबिका जी, किस प्रदेश में 3-4 स्तरों में चुनाव होता है? इसीलिए तो बोला गया था 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसका भी ये विरोध करते हैं। आप ही बताइए ना विपक्ष के लोग कि आखिर कैसे चले। और अगर आपको इतने ही लोगों की चिंता थी और लोग भी आपसे चिंतित रहते थे, तो 20 सालों से आपको दूर करके लोगों ने रखा है ना। पड़ोसी मुल्क में इतनी अस्थिरता हुई, उसका भी इन लोगों ने कहा कि देखो वहां पे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ में किस तरह से हुआ। हमारा देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरह से आंदोलन हुआ, यहाँ आंदोलन करने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र इतना मजबूत कि यहाँ के लोगों ने वोट के दम पर ऐसे भ्रष्ट नेताओं को दूर कर दिया। ऑलराइट पंकज जी, वो कह रहे हैं भाई हमेशा वोट वाले, ये चुनाव वाले, वोट देने और वोट लेने वाले मोड में देश रहेगा। घुसपैठिया अब आज की तारीख में मुद्दा बन गया है। मतलब वोटर अधिकार यात्रा जिस पर चर्चा हो रही थी, SIR जिस पर चर्चा हो रही थी, अब वो देखिए वोट जो आपका छीन रहे हैं, और वो छीन कौन रहे हैं? ये बाहर से आए लोग जिन्होंने अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और न जाने कौन कौन से आइडेंटिटीज बना दी है। तो प्रधानमंत्री जी जब 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में रहेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। अब घुसपैठियों की सही तादाद ही पता नहीं है सरकार को, कितने घुसपैठिए देश में हैं अभी तो सरकार को यही नहीं पता है। अपनी मर्जी से चुन कर किसी को घुसपैठिया कहना और उसको निकाल देना और बाकी सबको बनाए रखना। तो आज प्रधानमंत्री जी गए बिहार में, तो वहां पूछ रहे हैं कांग्रेस की सरकार होती तो क्या आपको मुफ्त अनाज दे देती, क्या मुफ्त इलाज दे देते, क्या मैंने मखाना बोर्ड बना दिया। पिछली बार मेरे बिहार आने के पहले विपक्ष के लोगों ने तो मखाने का नाम भी नहीं सुना था। अरे मुफ्त इलाज, सरकारी अस्पताल इस देश में आजादी के बाद से सबको निःशुल्क चिकित्सा दे रहे हैं। आज हालत क्या है देश में? आज हालत ये है कि अभी 2014 में 20,000 सरकारी अस्पताल थे देश में। 20,000 कितने हैं मालूम है? 25-26,000। 2014 में निजी अस्पताल थे 14,000, आज हैं 50,000 से ऊपर। यानी सरकारी अस्पताल जो निःशुल्क इलाज देते हैं वो तो बढ़े 5,000। निजी अस्पताल जो लूट रहे हैं, इलाज के नाम पर लूट रहे हैं, रोज ये खबरें छपती हैं, उनकी जानकारी इनको नहीं है। धीरेन्द्र जी आपको कुछ बता रहे हैं। हाँ धीरेन्द्र जी, क्या?
इनको जानकारी नहीं है। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल नहीं है। 40 जिले हैं, यहाँ पे 38 जिलों में है इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा विश्व का नहीं, एशिया का सबसे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल PMCH जो पुराने जमाने का था वो है विश्व स्तरीय। आप क्या बात करते हैं? कांग्रेस के शासन की बात आप मेरे समय में नहीं ला सकते हैं। सरकारी अस्पताल हर जिले में है, 767 जिलों में सरकारी अस्पताल हैं। बिहार में 40 में से 38 हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 आपके जमाने में 4 हुआ करता था, 5,000 सिर्फ 5,000 सरकारी अस्पताल बढ़े के समय में मात्र 4 और 4 में अगर 40 है 35,000। ये कौन सी हेल्थ पॉलिसी है? ये 4 में 40 पंकज जी, मामूली बात है ये क्या? तो एक बात तो हम लोगों को मान लेनी चाहिए, ये और ये सब जगह है, ये सब जगह है, आप भी जानते हैं, डॉक्यूमेंटेड है। ये तो बेल्लारी जी भी बता देंगे कि 2005 से पहले तक इन सरकारी अस्पतालों की हालत ये थी कि रात को अगर कोई मरीज चला जाता तो डॉक्टर जो है भूत प्रेत आत्मा की तरह हाथ में मोमबत्ती लिए ढूंढ रहा होता था। वहाँ की का आलम जो है वो इस तरीके का होता था। ये तो तस्वीरें हमने भी देखी हैं पंकज जी। अरे इक्का दुक्का तस्वीर कहीं की देख ली तो उसको इतना उसका सामान्यीकरण मत करिए। आज जब बिहार के चुनाव आ गए हैं तो प्रधानमंत्री जी के सबसे चहेते, जो हुआ है सबसे उसको तो चहेते आप माने प्लीज जाने मानिए। वाले उद्योगपति मैं को पंकज जी जो हुआ है वो तो मानना पड़ेगा। पड़ेगा। आप सवाल बिहार में उठाइए लोग 10 दूसरी चीजों पर, लेकिन जो सुविधाएं दी गई है, जो चीजें हुई हैं, उसे तो मानना पड़ेगा। चाहे आप उस आदमी को पसंद करें कि ना करें, बीजेपी को पसंद करें कि ना करें। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मान रहे हैं कि बिहार में एक सिर्फ नए पैसे में पंकज 10 जी, एकड़ जमीन दे दी। पंकज जी, 1 रुपए में, पंकज जी रुक जाइए, 1 रुपए में, अरे रुक तो जाइए, 1000 एकड़ जमीन। अरे रुक तो जाइए, आप बड़ी जल्दी गोल पोस्ट शिफ्ट करते दोनों हैं। स्क्रीन पे रुक जाइए, थम जाइए जरा। मान रहे हैं, बहुत कुछ दिया है। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, आपकी चूंकि बात चुनाव हो आ गई। गए, एक तो ये चुनाव आ गए पंकज तो जी, 35 अरे साल के सुन तो लिए, लीजिए भाई, आप अचानक 35 आपको साल समझ में के आ गया लिए। कि आपका झूठ पकड़ लिया है मैंने। सर 2 मिनट रुक कौन सा जाइए झूठ ना। पकड़ लिया है? आपने कहा कि 10 लाख भारत पेड़ में लगे हुए हैं उस पर। सर, वो सर, 10 लाख पेड़ भी काटे अरे जा सर रहे रुक हैं। तो जाइए, क्यों इतना परेशान हो गया? आपको समझ में आ गया मैं क्या कहने जा रहा हूं। आपने नेशनल टेलीविजन पर रूबिका के साथ शो में कह दिया कि पहले सरकारी अस्पताल बहुत ज्यादा थे, अब कम हो गए। कहाँ का आंकड़ा लेकर आए हैं सर? अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, फिर बोलिएगा। दोनों बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। मैं स्टूडियो में हूँ सर, आपकी आवाज कम रह जाएगी। रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए, मैं बताता हूँ। रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं आपको नंबर बताता हूँ। कौन सी स्वास्थ्य नीति है? मोदी सरकार के आने के पहले 7 एम्स थे, अभी 23 एम्स हो गए। उसको छोड़ दीजिए, देश भर में MBBS की सीटें 51,000 थी, आज 1,07,000। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलना तय किया। मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में और स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए और बेहतर सरकारी अस्पताल होने चाहिए, लेकिन इस सरकार में स्वास्थ्य पर जितना काम हुआ उतना पहले की सरकारों ने नहीं किया। मैं फैक्ट बता रहा हूं, 60% MBBS और MD की सीटें बढ़ गई। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर MBBS और MD की सीटें बढ़ेंगी तो मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाई होगी। मेडिकल कॉलेज कहाँ होगा तो कहीं अस्पताल भी होगा। इतना तो सामान्य ज्ञान आपको होगा, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट आपने दे दिया कि उसके पहले सरकारी अस्पताल थे, कम हो गए। सर ऐसा इस तरह का तोड़ मरोड़ के तथ्य नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, झूठ पकड़ा जाता है। सर आप बोलेंगे, अभी जनता तुरंत सर्च करेगी और कहेगी पंकज जी झूठ बोल रहे थे नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठ के। ये तो कम से कम मत बोलिए ना। सरकारी अस्पताल पहले से ज्यादा, पहले से बेहतर हुए। हां, इस पर मैं आपके साथ हो सकता हूं कि सरकारी अस्पताल और ज्यादा होने चाहिए और बेहतर होने चाहिए। नहीं तो ये जो आंकड़ा है वो 10-11 सालों का आंकड़ा है ना। बिल्कुल। तो आप ये भी तो देखेंगे ना कि 10-11 सालों में कितना हुआ है, कितना हो जाना चाहिए था, और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए। मैं तो 2014 पहले जा भी नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इन 10 सालों में जिस तरीके की तरक्की हुई है आप उस पर बहस कर सकते हैं। बेल्लारी जी आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके की, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस अभी दम भर रहे थे यहाँ पर धीरे, जिला अस्पताल हो, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो होते हैं, क्या वहां पर काम हो रहा है कि वहां पर गाय घूम रही हैं? नहीं, देखिए अस्पताल बढ़े हैं, आयुष्मान कार्ड से भी बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अभी पता नहीं, रूबिका जी आपने देखा होगा कि नहीं, डे बिफोर स्टरडे पूर्णिया में जो सरकारी अस्पताल है, कॉलेज है, उसका वीडियो वहां जा करके औचक निरीक्षण किया तेजस्वी यादव ने।
और सूरत हाल क्या है वो पता नहीं, आपने जरूर देखा होगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि जितना स्ट्रेंथ चाहिए, जितना नर्स चाहिए उसका 20% भी नहीं है। लोग जो है एक एक महीना पर बेडशीट भी बदला नहीं जाता है, जमीन पर सो रहे हैं। हालात बहुत अच्छा नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज बढ़ा देने से, अस्पताल बढ़ा देने से, हम लोग भी गांव जाते हैं, अस्पतालों में कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत बदला नहीं है। अभी इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अस्पताल बढ़ गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए हैं। तुहिन जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। बेल्लारी जी कह रहे हैं अस्पताल तो बढ़ गए, लेकिन 20% नर्सेज वहां पर नहीं है। हालात जो हैं वो इतने खराब है कि एक एक दो महीने में बेडशीट बदलनी पड़ रही है। नहीं, हालात निश्चित रूप से सुधरे हैं। देखिए, इनको बात नहीं करनी चाहिए, आरजेडी को इस पर बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने वो युग देखा है जब डॉक्टर जो थे ना, किसी भी शहर के, भागलपुर हो जाए, दरभंगा हो जाए, पटना, जो अच्छे डॉक्टर होते थे, इनको लगता था आरजेडी को कि सबसे ज़्यादा पैसे इनके पास है, उनको टारगेट किया जाता था, वो छोड़ के चले जाते थे बिहार छोड़कर। तो ये लोग आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि हमने हर जिले में हम सरकारी अस्पताल लागू किया है, मेडिकल स्कूल लागू करने का फैसला किया है, बनाने का फैसला किया, और निश्चित रूप से आज व्यापक सुधार आया है। तो कोई तुलना यहाँ पर है ही नहीं। इनको केवल और केवल मेडिकल कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए। कितने डॉक्टर जो हैं बिहार छोड़कर केवल इसलिए चले गए और वो वापस कभी नहीं आए। उनके बेटे भी आज डॉक्टर वापस नहीं आए केवल इसलिए क्योंकि एक बार जब विस्थापन हो जाता है ऐसी परिस्थिति में, ऐसी बुरी परिस्थिति में, तो लोग वापस नहीं आते हैं। अच्छा, यतेंद्र आज हमको लेक्चर दे रहे हैं, यतेंद्र भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। बेल्लारी जी, आप बोले इससे पहले। सर देखिए, मामला जो है, मैं फिर कह रही हूँ, जो शुरुआत हमने की थी कि सीट शेयरिंग को लेकर सारी पार्टियां आपस में गुत्तम गुत्ती होंगी, चाहे वो एनडीए हो कि चाहे वो महागठबंधन हो। सब ये कहेंगे पावरफुल हम हैं, हम रीजनल पार्टी है, हमारा दबदबा यहाँ पर है। यतेंद्र के पास अंदर की खबर है। यतेंद्र, जरा ये बताइए, एनडीए में कितना कुछ ठीक है, महागठबंधन में कितना कुछ ठीक है? देखिए, अगर सीट शेयरिंग की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो साफ तौर पर दो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी तो बात जो सवाल उठा कि तेजस्वी का नाम वो क्यों नहीं ले रहे थे, जबकि तेजस्वी ने एक दो बार इशारा भी किया कि उनको सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। तो जब सीएम कैंडिडेट को लेकर या खुद राहुल गांधी अगर इस तरह का इशारा नहीं करते हैं तो सीट शेयरिंग को लेकर आने वाले समय में किस तरह से घमासान होगा, इसको आराम से समझा जा सकता है। और शायद यही कारण था कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आए, और कई जगह तो लड़ाई की नौबत भी सामने देखने को मिली, तस्वीरें गंवाएं। अब बात एनडीए की आई तो एनडीए में भी हालांकि बार बार कह रहे हैं कि अभी जब हम सीट को लेकर बैठेंगे तो बहुत कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो अंदर की खबर ये है कि 100 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी, बाकी की 43 सीटों पर सहयोगी दलों को वो देंगे। हालांकि कोशिश ज़्यादा की हो, क्योंकि चिराग पासवान पहले ही अल्टीमेटम एक तरह से इशारों में दे चुके हैं कि किस तरह से उन्हें पीके ने ऑफर किया सीएम बनाने का, हालांकि वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने इस बात को बीजेपी आलाकमान को बता दिया, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी जो टैक्टिक्स है उसके तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन एक बड़े दिलचस्प जो चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि सर्वे जो हो रहा है, सर्वे पिछले 6 से 8 महीने से हो रहा है, जो मेरे पास इंटरनल खबर है, उसमें कई सारे एंगल हैं, युवाओं को लेकर है, महिलाओं को लेकर है, दलितों को लेकर है, पिछड़ों के एंगल को लेकर है, और साफ तौर पर जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज को लेकर समीक्षा वर्गों के हिसाब से भी, और उनके जो फील्ड में जिस तरह से काम है उनको लेकर भी हो रही है। जैसे चुनाव नजदीक आएंगे यतेंद्र, वैसे वैसे ये सर्वे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, और बहुत से लोग हैं जो आकर फिर ये बताने वाले हैं कि कौन सा मुद्दा हावी हो रहा है, कौन सा नहीं। लेकिन असल बात ये है कि अब दोनों ही गठबंधन इस बात को लेकर अब आश्वस्त हो गए हैं कि हमारी जीत निश्चित है और पक्की है। हम भी यही मौजूद हैं और दोनों गठबंधन यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।